दोस्तों, आज की ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस मूवी की कहानी और इसमें दिखाए गए सीन्स को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर इसे पब्लिक का इतना प्यार क्यों मिला, और साथ में ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसे ऑस्कर क्यों नहीं मिल पाया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। इस पूरी कहानी को 3 चैप्टर्स में दिखाया गया है। इसका फर्स्ट चैप्टर हमें 1918 का दिखाया गया, सेकंड चैप्टर 1933 का और थर्ड चैप्टर 1947 का। इस कहानी की शुरुआत में इसके लीड कैरेक्टर यानी कि सोहम शाह अपने बेटे को बताते हैं कि आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी और उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था। जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, मगर उन सभी में उनका सबसे फेवरेट बच्चा था उनका पहला बच्चा, जिसका नाम था हस्तर। अब धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो हस्तर ने अपनी ही माँ यानी कि पूर्ति की देवी का सोना चुराने की कोशिश करी और वो इसमें कामयाब भी हो गया। फिर इसके बाद वो अनाज की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और धूल के कणों में बांट दिया। इसके बाद आखिरी प्रहार से हस्तर का पूरा जीवन भी अंत होने वाला था, मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी कि तुम्हें आज से कोई भी नहीं पूजेगा और साथ ही किसी भी पुस्तक और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले सोहम शाह यानी कि विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर का एक मंदिर बना दिया और उसे पूजने लगे। इस बात से सभी देवता काफी नाराज हो गए और उनका गुस्सा तुम्बाड पर बारिश बनकर बरसा। अब यहाँ पर एक लाइन बोली गई जो बार बार आपको इस मूवी में सुनने को मिलेगी कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया, इसके बारे में आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1913 में, जहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ज्योति। यहाँ पर ये तुम्बाड में एक वाड़े में आती है। इस वाड़े का नाम होता है सरकार का वाड़ा। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पंडित ही जिंदा होता है जिसका नाम होता है सरकार, और यहाँ पर आकर वो उसे सेक्सुअल प्लेजर देती है। इसके पीछे उसका रीजन था कि वो उसे सोने की मुद्रा यानी कि सोने की अशर्फी देते। तो वहाँ पर सरकार उसे कहता है कि सोने की मुद्रा यूं ही नहीं मिलती बल्कि उसे कमाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है ज्योति के दोनों बच्चों पर, जिनमें से बड़े बेटे का नाम होता है विनायक राव और छोटे बेटे का नाम होता है सदाशिव राव। अब ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो रोज एक बार सरकार के वाड़े में जरूर जाया करती थी, लेकिन इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। अब इस कहानी में एक बुढ़िया है जिसको ये सभी अपनी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन दरअसल ये इनकी दादी नहीं बल्कि सरकार की लकड़ नानी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे पहले होता बेटा, बाप, दादा, फिर होते हैं परदादा, उसके बाद सरदादा और उसके बाद में आते हैं लकड़ दादा। तो वही सेम मैटरनल साइड यानी कि माँ के परिवार में भी अलाउ होता है, यानी कि पोती, मम्मी, नानी, फिर होती है परनानी, उसके बाद सरनानी और उसके बाद में आती है लकड़ नानी। अब इस पूरे टाइमलाइन को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि उस लकड़ नानी यानी कि उस बुढ़िया की एज करीबन 200 साल से भी ऊपर है, जिसका पूरा शरीर सड़ गल चुका है, मगर आज भी उसमें जान बाकी है। अब रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज आपको सोने की मुद्रा मिली। तब वहाँ पर उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वो कमानी पड़ती है, यूं ही नहीं मिल जाती। वहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है और उसका दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ पर ज्योति कहती है कि हम अगले दिन पुणे के लिए निकलेंगे। अब जैसे कि ये कहानी दिखाई गई है तो इस वक्त मोटरसाइकिल और कारों का होना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी, और इस गांव यानी कि तुम्बाड में ये सब कुछ नहीं था, जबकि पुणे में ये सब कुछ था। तो दोनों ही भाई इस बात से काफी एक्साइटेड थे कि अब हम यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होने वाले हैं, मगर गलती से सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था वो टूट जाती है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर जाने के लिए निकलती है। वहाँ पर विनायक कहता है कि अगर बुढ़िया को भूख लगी तो क्या करूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बनाकर खिला देना, और अगर फिर भी वो चिल्लाए तो बोल देना सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और उसके चले जाने के बाद में सेम वैसा ही होता है। थोड़ी ही देर में दादी खाने के लिए कराहने लगती है और बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। और जब विनायक राव उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अपने घर में पड़े डब्बों को देखने लगता है तो उसी में से काफी सारा आटा उसके मुंह पर गिर जाता है। अब जैसा कि उसे खाना बनाना नहीं आता था तो वो सीधा पहुंच जाता है दादी की आवाज सुनते हुए उसके पीछे, क्योंकि दादी कह रही थी कि क्या तुझे खजाना चाहिए। अब यहाँ पर उसके मन में लालच था, इसीलिए वो लालच के पीछे उसके पास में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी दादी बताती है कि सरकार के वाड़े में खजाना है। अब यहाँ पर विनायक उससे कुछ और पूछ पाता उससे पहले वो दादी उस पर हावी हो जाती है और उसे पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज तो मैं तेरा गोश्त खाऊंगी।
वहीं विनायक काफी कोशिश करता है कि उसे वो वर्ड याद आ जाए कि चुप कर दादी वरना अजगर आ जाएगा, चुप कर दादी वरना डमकर आ जाएगा, मगर वो वर्ड उसको याद नहीं आ पाता है। तो दादी कहती है कि क्या हुआ, भूल गया, नाम भूल गया, और वो उसे वापस खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसे अपने रूम में ले जाती है। मगर तभी फाइनली वो वर्ड याद आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और ये वर्डिंग सुनते ही दादी वहां पर सो जाती है। अब इस वक्त विनायक की माँ भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से पूछता है कि सदाशिव कहाँ है, क्या हुआ उसे, क्या वो जिंदा है। तब उसकी माँ बताती है कि वो मर गया और अब हमें यहाँ से निकलना है और हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और यहाँ से सुबह होते ही ये दोनों पानी की एक नाव में बैठकर सतारा की ओर निकल रहे होते हैं। तब वहाँ पर विनायक कहता है कि सरकार का वाड़ा तो हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने इतने टाइम तक उनकी सेवा करी, तो इसके बदले में वो हमें ही मिलना चाहिए। और अगर सरकार का वाड़ा नहीं तो कम से कम उसका खजाना तो हमारा होना चाहिए। तो उसकी माँ, जिसने अभी अभी अपना एक बेटा खोया था, वो काफी गुस्से में कहती है कि लालची इंसान, तुझे चाहिए क्या, तुझे यही सोने की मुद्रा चाहिए ना, ले और अब इसे लेकर चुप रह। फिर भी विनायक अपनी माँ से कहता है कि हम उस बुढ़िया को खाना नहीं देंगे, काफी टाइम तक उसे भूखा रखेंगे तो वो बुढ़िया हमें बता देगी कि खजाना कहाँ पर है। मगर उस वक्त उसकी माँ ये बात जान चुकी थी कि लालच एक बहुत बुरी बला है, इसीलिए वो अपने बेटे को अपनी कसम दिलाकर बोलती है कि आज के बाद तू तुम्बाड़ कभी नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम। और इसी के साथ ही मूवी का पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 15 साल बाद, जहां पर हमें टाइम लाइन दिखाई जाती है 1933 की। यहाँ पर विनायक राव फिर से अपने गांव तुम्बाड़ आया होता है, क्योंकि उसके मन में आज तक वो लालच था उस खजाने को पाने का, जिसके बारे में दादी हमेशा से जिक्र किया करती थी। और इसी वजह से वो सबसे पहले अपने ही घर में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि दादी के सीने में एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका है, मगर आज भी वो दादी जिंदा है। अब 15 साल बीत गए हैं बिना कुछ खाए पिए, लेकिन आज भी उसका दिल धड़क रहा होता है। यहाँ पर विनायक उससे पूछता है कि दादी आखिर खजाना कहाँ पर पड़ा है। तो दादी उससे कहती है कि लालची तू मानेगा नहीं। तो विनायक दादी से कहता है कि अगर मैं उस खजाने को नहीं लूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, तो क्यों ना हम वो खजाना आपस में बांट ले। तो दादी कहती है कि मुझे अब वो खजाना नहीं चाहिए, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। अगर तू मुझे कुछ खिला नहीं सकता है तो मुझे जान से मार दे, क्योंकि अब मैं और जीना नहीं चाहती। तो विनायक कहता है कि ठीक है, आप मुझे उस खजाने तक पहुंचाने का जरिया बता दीजिए, मैं आपको मुक्ति की ओर पहुंचा दूंगा। अब यहाँ पर उसकी दादी बताती है कि आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। तो इस बात से विनायक को पता चल जाता है कि खजाना किसी कुएं में है, और फिर वो उस कुएं को ढूंढने में लग जाता है। और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो कुआं उसे मिल जाता है, और साथ ही उसमें उतरना कैसे है ये भी उसे पता चल जाता है। मगर अंदर से सोना निकालना कैसे है ये उसे इस वक्त भी पता नहीं होता है। इसलिए वो वापस आकर अपनी दादी को पूछता है और दादी उसे वो राज बता देती है। और इसी के साथ वहाँ पर विनायक राव अपना वादा पूरा करता है, उसे जलाकर मुक्ति दे देता है और सोने की मुद्रा लेकर वापस अपने गाँव पहुँचता है। अब यहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू किया हुआ है। यहाँ पर वो अनाज को पीसकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। अब इस वक्त विनायक उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब मैं तुझे रानी बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे पास अब काफी पैसा आने वाला है। अब अगले दिन विनायक अपनी हालत पूरी तरीके से ठीक करके अपने मुनीम, जिसका नाम होता है राघव, उसके पास में जाता है। तो ये वही मुनीम होता है जिसका कभी किसी टाइम पर कर्ज हुआ करता था, वो भी 38 रुपए। अब यहाँ विनायक मुनीम से कहता है कि मेरे पास में एक स्वर्ण मुद्रा है, इसका कितना दाम होगा। तो वहाँ पर वो मुनीम उसे बताता है कि मुद्रा की कीमत 100 रुपए होगी। और इसी के साथ साथ विनायक का 38 रुपए का कर्ज भी चुक जाता है और बचे हुए 62 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। अब वो कहता है कि मेरे पास ऐसे 3 और हैं, खरीदना चाहोगे। और इसी तरीके से दिन बदलते जाते हैं और विनायक काफी बार तुम्बाड़ जाकर वहाँ से कुछ सोने की मुद्रा लेकर आता है। कई बार तो मुद्रा 8-10 से भी ज्यादा होती है, लेकिन किसी वक्त सिर्फ 2 भी होती है। तो हर बार मुनीम मुझसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब लाते कहाँ से हो, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है। तो विनायक कहता है कि आपको इससे क्या, मैं कहाँ से लाता हूँ कहाँ से नहीं लाता हूँ, ये मेरे पुश्तैनी आभूषण है, बस चोरी के नहीं है। और ये धीरे धीरे करके विनायक के पास काफी अच्छा घर हो जाता है और इसी के साथ ही उसकी कामुकता भी बढ़ती जाती है। अब एक दिन राघव मार्केट में जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाला, जिसका नाम होता है सार्जेंट कपूर, वो राघव से कहता है कि तुमने मुझसे जो ओपीएम के लिए जगह मांगी थी, अगर मेरा यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता तो मैं तुम्हारा वो काम करवा देता। गाइस, ओपीएम का मतलब होता है ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके लिए राघव ने कपूर को अर्जी लगाई थी।
लेकिन कपूर के पास में ट्रांसफर के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा है। तो राघव विनायक के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो, इससे रिस्क भी कम हो जाएगा और साथ ही मैं तुम्हारे पैसे का ख्याल भी रख पाऊंगा, क्योंकि तुम तो उसे मैनेज नहीं कर पाते होगे। तो विनायक कहता है कि मैं अपना काम खुद संभाल लूंगा, आप अपना काम देखिए। और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और अब कपूर के ट्रांसफर में सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं। तो राघव सोचता है कि क्यों ना मैं तुम्बाड़ जाने से पहले विनायक राय को यही सतारा में रोक दूं और मैं खुद जाकर वहां से उसका खजाने को निकालने की कोशिश करूं। इसीलिए वो अपने गांव की एक वैश्या को 50 रुपए में खरीदता है और लाकर विनायक राव को दे देता है, ताकि वो 2 दिन उसके साथ में बिजी रह सके और इन्हीं 2 दिनों के अंदर वो तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट सके। मगर रात को वो लड़की 100 रुपए के लालच में आकर विनायक राय को सब कुछ सच सच बता देती है कि यहाँ पर मुझे राघव ने तुम्हें 2 दिन तक रोकने के लिए भेजा है, जिससे कि इन्हीं 2 दिनों में वो खुद तुम्बाड़ जाकर उस खजाने की खोज कर सके। अब वहीं पर सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ में, जहाँ पर अब राघव पहुंच चुका होता है और साथ ही विनायक राव भी वहां पर पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर विनायक राव चालाकी दिखाते हुए खुद सब राज राघव को बताता है कि वो कब क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे पता होता है कि राघव उसके हर कदम पर नजर बनाए हुए है। तभी राघव देखता है कि विनायक एक छोटे से कुएं में उतरता है और वापस से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर निकलता है। इसका मतलब ये था कि वो मुद्रा उस कुएं के अंदर ही थी। और वहां से विनायक के चले जाने के बाद में अब राघव भी उसी कुएं में उतरता है और उस कुएं के अंदर काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद गहराई में जाकर वहां पर उसे एक बड़ा सा लोहे का ट्रंक मिलता है, जिसके ऊपर पूर्ति की देवी बनी होती है और उसमें काफी गहराई तक की एक रस्सी लटक रही होती है। काफी हिम्मत के साथ में राघव उस रस्सी की मदद से उसमें उतर जाता है और वहां उतरने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि पूर्ति की देवी की कोख, जहां की दीवारें लाल कलर की होती हैं और साथ ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां पर कोई सांस ले रहा है। वहां पर लार्वा भी होता है जो कि राघव के शरीर पर लग चुका होता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से डिब्बे पर पड़ती है, तो जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक आटे की गुड़िया मिलती है और जैसे ही अनाज की खुशबू हस्तर को आती है तो वहां पर वो अनाज के साथ साथ राघव को भी काट खा जाता है। और थोड़ी देर बाद में वहां पर विनायक भी पहुंचता है और देखता है कि जो हाल उसकी दादी का हुआ था वही हाल अब राघव का भी हो चुका है। मगर राघव ने किसी वक्त उसकी मदद करी थी जब उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उसे वहां उस दर्द में नहीं छोड़ पाता और उसको मुक्त कर देता है। अब यहाँ पर वही चीज सामने आती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। और वरदान क्यों है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली कभी भी इंसान अमर नहीं हो सकता, मगर हस्तर का ये श्राप था कि जो भी इंसान उसके संपर्क में आएगा, जिसको वो काट लेगा, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मगर अमर होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उसका पूरा शरीर सड़गल जाएगा। हालांकि उस इंसान को पता तो होगा कि सोने की मुद्रा कहाँ और कैसे मिलती है, ये बात एक वरदान जरूर है, मगर ऐसी कष्टदायक जिंदगी कौन पाना चाहता है। और अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और यहाँ से कहानी पहुंचती है इसके 3rd चैप्टर में, जहाँ पर हमें समय बताया जाता है 1947। अब इस वक्त विनायक राव के 3 बच्चे भी हो चुके होते हैं, 2 लड़कियां जो कि जुड़वा होती हैं और एक बेटा जिसका नाम होता है पांडुरंग, जो ठीक से चल नहीं पाता और एक पैर से अपाहिज है। मगर फिर भी विनायक राव उसे कुएं में उतरकर सोने की मुद्रा लाने की रोज की प्रैक्टिस कराता है, जहां पर रोज पांडुरंग अपने नंबर्स काउंट करता था कि आज उसने कितनी मुद्राएं ली और कितने टाइम के अंदर लाइन क्रॉस करी। और अब जैसे कि ये टाइम स्वतंत्रता सेनानियों का था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस तुम्बाड़ के वाड़े को कम्प्लीटली सील कर देने या फिर उसे अपने अंडर कर लेने के सारे इंतजाम कर लिए थे। और जब ये बात विनायक राव को पता चलती है कि अब ये वाड़ा गवर्नमेंट के अंडर आने वाला है, तो वो वहां पर कैसे जाएगा और कैसे आखिरकार उस सोने की मुद्राओं को वापस लाएगा। और अब जैसे कि विनायक राव काफी बूढ़ा हो चुका है, तो उसके शरीर के अंदर ताकत भी खत्म हो रही थी और बार बार रस्सी से उतरने और चढ़ने की वजह से वो अब डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को वहां पर ले जाकर इस बात की ट्रेनिंग देगा। और इसी के साथ ही ये दोनों अपनी कार की मदद से सीधा तुम्बाड़ तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में विनायक राव अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और कहता है इसमें पत्थर भी डाल दिया कर, क्योंकि वो हस्तर पत्थर भी चबा जाता है, इससे चोरी करने में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। मगर वो पांडुरंग एक छोटी सी आटे की गुड़िया अपने साथ भी ले आया था और जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है तो उनके पीछे पड़ जाता है हस्तर। जैसे तैसे विनायक राव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच पांडुरंग उसके पीछे की पोटली खोलकर कुछ अशर्फियां अपने पास रख लेता है। और जब ऊपर आता है तो सबसे पहले तो विनायक राव उसे पीटता है, उसे थप्पड़ ही थप्पड़ लगाता है कि तू पागल हो गया क्या,
अभी हम मर सकते थे। तुझे पता नहीं है कि मैंने मना किया था कि आटे को वहां पर नहीं लेकर जाना है, तो आखिर तू लेकर गया क्यों? तो पांडुरंग कहता है कि सॉरी बाबा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब घर आने पर जब अपनी पहली मुद्रा पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तूने वहां पर क्या देखा और आखिर ये तुझे मिली कैसे? तो वो अपनी माँ को कहता है कि ये सब बाबा और मैं देख लेंगे, तू खाली घर संभाल आई। इसका मतलब ये था कि आज तक ये राज सिर्फ और सिर्फ विनायक राव ही जानता था कि वो किस तरीके से नीचे उस कुएं में जाकर उन मुद्राओं को इकट्ठा करता था। अब जैसे कि लालच और कामुकता इस पूरे परिवार की सदियों की पीढ़ियों में जुड़ी हुई थी, तो विनायक का बेटा पांडुरंग भी इसी कामुकता की वजह से उसी प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाता है और पहली कमाई यानी कि अपनी पहली सोने की मुद्रा उसे दे देता है। रात को जब विनायक राव उसके पास पहुंचता है तो वो उस सोने की मुद्रा को दिखाती है और कहती है कि ये मुझे पांडुरंग ने दी है। इस बात से तो विनायक राव का सर घूम जाता है और वो सीधे आकर पांडुरंग को कूटना पीटना शुरू कर देता है। वो उसे पटक पटक कर धोता है। लड़कियां चाहिए, मार खाएगा, बड़ा बनेगा, बाप की कॉपी करेगा, ले साले। अब एक तो वैसे ही ये वाड़ा सरकार के थ्रू जाने वाला है, अब मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं जा सकता और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है, उसे गिफ्ट देना चाहता है। तेरे जैसा निकम्मा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। मगर जूते खाते वक्त भी पांडुरंग का लालची दिमाग आइडिया लगा रहा होता है और वो कहता है कि अगर कुछ ही टाइम में हम अगर ज्यादा पैसे कमा लें तो, क्योंकि हम एक एक करके उसे गुड़िया देते हैं, अगर क्या हो कि हम उसे बहुत सारी गुड़िया एक ही बार में दे दें तो वो खाने में बिजी हो जाएगा और हमारे पास में काफी सारा टाइम मिल जाएगा उन सोने की मुद्राओं को उठाकर वापस से यहाँ तक लाने के लिए। तो यहाँ पर विनायक राव सोचता है कि यार ये आइडिया मेरे पास में क्यों नहीं आया, और अगले ही दिन वो इस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए अपनी बीवी को बोलकर काफी सारे आटे के पैकेट अपने साथ लेकर अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कुएं में जाने से पहले चारों तरफ वो आटे से एक बड़ा सा घेरा बना देता है। अंदर पहुंचकर जैसे ही वहां पर विनायक राव एक ही जगह दो गुड़िया निकालता है तो वहां पर हस्तर के भी एक ही जगह दो रूप हो जाते हैं और वहीं दूसरे थैले में से पांडुरंग बाकी सारी गुड़िया निकालता है तो जितने गुड़ियाएं होती हैं उतनी ही ज्यादा हस्तर बढ़ जाते हैं और ये देखकर तो विनायक राव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मगर उनके इर्द गिर्द जो आटे का घेरा था उसकी वजह से वो हस्तर उस घेरे में नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जब हस्तर ने पूर्ति की देवी यानी कि अपनी माँ से सारा सोना लेने के बाद जब वो अनाज वहां से ले जाने वाला था तो सारे के सारे देवताओं ने उसे भस्म कर दिया था। तो पूर्ति की देवी की यही शर्त थी कि वो अनाज को कभी नहीं छू पाएगा। इसका मतलब ये था कि घेरा जो बनाया गया है वो उसे पार नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान के द्वारा अगर उसे अनाज दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हस्तर खुद उनसे वो अनाज छीन नहीं रहा है बल्कि इंसान खुद लाकर उसे वो दे रहा है। तो वो 10 जन्मों का भूखा हस्तर उसे खाने से पीछे क्यों हटेगा? और इतने सारे हस्तरों को वहां पर देखकर पांडुरंग तो बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है। और अब काफी रात हो चुकी थी जब विनायक और उसका बेटा पांडुरंग उसी घेरे के अंदर थे और इंतजार कर रहे थे कि जैसे जैसे गुड़िया खत्म हो वैसे वैसे हस्तरों की संख्या भी कम हो। मगर फाइनली उनके पास में एक और बड़ी सी गुड़िया पड़ी हुई थी। अब इसका मतलब ये था कि अगर एक गुड़िया मौजूद है तो एक हस्तर भी अभी मौजूद है। तो यहाँ पर विनायक राव खुद को सैक्रिफाइस करने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता और वो उसी एक बड़ी सी गुड़िया से काफी सारी छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपनी पूरी बॉडी पर बांध लेता है और उसका बेटा पांडुरंग उसे देखकर रोता भी है और कहता है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो। मगर अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनायक राव को यही रास्ता समझ में आता है और अब वो खुद इस घेरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो कई सारे हस्तर उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर जैसे कि आटे के घेरे की शर्त थी, कभी भी अनाज को हस्तर पार नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो हस्तर बाहर ट्रंक वाले घेरे पर टच होता है जो विनायक राव ने जाने से पहले बनाया था, तो वो सभी वहां से भस्म हो जाते हैं और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जिस वक्त तक सारे के सारे हस्तर मारे जाते हैं और यहाँ से अब पांडुरंग अपनी जान बचाकर उस पूरे ट्रंक से बाहर यानी कि देवी की कोख से बाहर आकर उस कुएं से निकल जाता है। मगर जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे अपने पिता विनायक राव मिलते हैं जिनका भी अभी वही हश्र हो चुका था जो कि दादी और उस राघव का हुआ था। अब वहां पर विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्राओं की एक पोटली देकर कहता है कि ले, तुझे यही चाहिए था ना, इसीलिए तू यहाँ तक आया था ना, ले जा इसे। लेकिन तभी पांडुरंग को अपने पिता की वही बात याद आती है कि हर हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है, मगर उस वरदान की वजह से हम अमर तो हो जाएंगे लेकिन वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जब पूरा शरीर ही सड़गल जाए।
और इसी वजह से इस वक्त वो लालच यानी कि उन सोने की मुद्राओं को ना लेकर अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचकर उन्हें जला देता है और इसी के साथ ही ये मास्टरपीस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसा कि हमें इस मूवी में समझ में आता है कि लालच बुरी बला है।